यस स्टूडेंट्स, तो बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं आज फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम लोगों ने कल देखा, कुछ डिफरेंट कैटेगरीज भी देखी। तो आज ये जो फैराडेज लॉ है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उस पर कैसे डिफाइन होता है। तो बेसिकली बच्चों, फैराडे लॉ बच्चों आपके टू फैराडे लॉज हैं। फर्स्ट जो आपका फैराडे लॉ है, जिसको मैंने कल भी एक्सप्लेन आपको किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो बच्चों मास है, जो वेट है, वो कितना डिपॉजिट होगा कैथोड एनोड के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना चार्ज आपका सप्लाई किया जाएगा उतना ही आपका मास और वेट डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर या बच्चों एनोड के ऊपर। ठीक, जिसमें हम लोगों ने स्मॉल m इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन निकाला था z इंटू क्यू। तो z होगा बेटा, z एक्चुअली इज ए कांस्टेंट और उस कांस्टेंट का नाम होगा इलेक्ट्रो, दिस इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे जो बेटा चार्ज है, जो आपका क्यू है ना, उसको हम लोग कूलॉम ध्यान देंगे उसकी यूनिट्स के लिए। ठीक है, बाकी जो मास है, जो वेट है, यहाँ पे हम लोग ग्राम की तरफ फोकस करेंगे। और जेड आपका यहाँ पे है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो जेड बेटा, जेड को हम निकालते कैसे हैं, बिकॉज ये इसमें है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को रिलेट करता है। ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को रिलेट करता है। तो जेड बच्चों निकालते हैं, जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई 96500। ध्यान दो, जेड इज इक्वल टू बेटा वैल्यू होती है, फॉर्मूला इसका होता है कि इक्विवेलेंट वेट में आप 96500, जो आपकी 1 फैराडे की वैल्यू होती है, 96500 कूलॉम होता है। ठीक है, यस। तो जेड की आपकी ये वैल्यू, तो जेड को उठा के अगर बच्चों में अब यहाँ पे अब मास को मैं भाई क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू हम लोग पढ़ते हैं, क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी होता है। ठीक है, ध्यान दो बेटा, क्यू इक्वल टू क्या होते हैं, आई इंटू टी होता है। जहां पे हम लोग क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, तो एक नया फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, जेड इंटू आई इंटू टी। टी यहाँ पे आपका टाइम है, आई आपका करंट है, ठीक है, एम्पियर में, और जेड आपका यहाँ पे जो है वो आपका इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इट इज ए कांस्टेंट। ठीक, तो अगर मैं इसको सबको समराइज करूं तो मास इज इक्वल टू आ जाएगा m इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई 96500 इंटू आई इंटू टी। ये कुछ बेसिक बनेगा फॉर्मूला। अभी मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले बच्चों हम बात करें फैराडे फर्स्ट लॉ की तरफ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, प्लीज ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, ग्राम क्वांटिटी डिपोजिट, ग्राम क्वांटिटी डिपोजिट ऑन कैथोड और एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाई। जितनी चार्ज सप्लाई करोगे आप, उतना ही मास या वेट आपका डिपोजिट होगा कैथोड और एनोड के ऊपर। ये बच्चों है फैराडे फर्स्ट लॉ, सिंपल सा लॉ है ना। प्रोपोर्शनल का साइन निकालना है, जेड लेके आते हैं। जेड बच्चों क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई 96500 होता है। मीन सारी वैल्यूज को क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो मैं सारी टर्म को रिप्लेस करता हूं, तो यहां से आपका निकल के आता है कि भाई एम इज इक्वल टू क्या बेटा, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई 96500 इंटू आई इंटू टी, जहां पे आपका जो एम है, मास है, ए बेटा ग्राम में रहेगा यूनिट, प्लीज ध्यान दो। यहाँ से आई की बात करते हैं तो बेटा ये आपका एम्पियर में डिफाइन किया जाएगा, ये भी ध्यान दो। ठीक है, बेसिक यूनिट है। टी आपका जो है वो सेकेंड में डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, और बाकी ये जेड की वैल्यू बीच में अपन ने यहाँ पे लगा दी है। वैसे तो मैं इस फॉर्मूले को फॉलो करता ही नहीं हूँ, लेकिन एक बार जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को? अभी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी इसमें यूज की जाती है वो मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हम कैसे फॉलो करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यस, क्लियर हुआ सभी को? यस, चलो। अब इसके बाद बच्चों हम लोग एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसी फैराडे फर्स्ट लॉ को समझने के लिए। ठीक है, यस। जैसे मैंने एक सिंपल सा बेटा ग्राफ लिया है, ध्यान देना, एक सिंपल सा मैंने ग्राफ लिया है।
और ग्राफ बच्चों मैंने लिया है इन बिटवीन जो मास है या जो वेट है उसके साथ लिया है बच्चों मैंने चार्ज के साथ, है ना, क्यू इज द चार्ज। प्लीज ध्यान दो, मैं ग्राफ बनाने वाला हूं, उसके वैल्यू के बेस पे आपको जो स्लोप वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे, ठीक है। तो आपको पता है हमारी जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है। जैसे मान के चलो मैं सिंपल से पूछूं कि फ्राडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मास और क्यू के बीच में बच्चों ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। उस ग्राफ में आपका जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, उसकी स्लोप आपको डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ध्यान दो बेटा, ये एक्स एक्सिस लिया मैंने, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, इधर मैंने बेटा चार्ज लिया है क्यू, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, बाई पे ले लिया है मैंने मास। और वैसे भी आपको अच्छे से पता है कि जो मास का डिपोजिशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है। भाई जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करोगे उतना ज्यादा मास डिपोजिट होगा। तो एम इज इक्वल टू बच्चों आया था जेड इंटू क्यू, जेड तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट था, ठीक है, वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जब बेटा इसको हम लोग बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, जनरल फॉर्म आपकी ये इक्वेशन की है, ठीक है। तो बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ध्यान दो यहाँ पे बाई एक्सिस बच्चों क्या लिया मैंने एम, एम मतलब ये बाई को रिलेट कर रहा है, कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इक्वेट करना आना चाहिए, है ना। बाई को बेटा कौन रिलेट कर रहा है, मास, बिल्कुल सही है। एक्स पे क्या है बेटा क्यू, तो देखो यहाँ पे एम एक्स है ना, स्लोप एक्स इंटू एम है, बिल्कुल सही। सी बेटा यहाँ पे इंटरसेप्ट होता है, लेकिन यहाँ तो सी आपका जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में है। तो ग्राफ बच्चों कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, 0,0 से स्टार्ट होगा, जहाँ पे कोऑर्डिनेट आपका एक्स और वाई का 0,0 होगा, बिकॉज यहाँ इंटरसेप्ट की वैल्यू बच्चों कैसी है, 0। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो ग्राफ बाई एक्सिस पे ऊपर चला जाता, अगर नेगेटिव में होता तो नीचे तो शिफ्ट होता, ठीक है। हम बताएंगे उसके ऊपर, केमिकल काइनेटिक्स में भी डिस्कस किया ग्राफ मैंने, ठीक है, इंटरसेप्ट को लेके, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट इंटरसेप्ट को लेके। तो अब यहाँ से क्या होगा भाई, आपकी ओरिजिन से जाने वाली, बिकॉज इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है। स्लोप एक्स का मतलब, एक्स पे बच्चों क्या, एक्स एक्सिस पे क्या है क्यू, तो क्यू मतलब आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है, तो एम को बेटा क्यूट करेंगे तो जेड के साथ हो सकता है। तो इसका मतलब ग्राफ क्या होगा कि भाई जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, अगर क्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो एम की वैल्यू भी बढ़ेगी। दैट्स व्हाई बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि ग्राफ आपका इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आपका मूव करेगा, और जहां पे इसकी स्लोप की बात की जाए तो यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू मतलब एम, अगर मैं यहाँ पे एंगल लेता हूँ थीटा तो बच्चों स्लोप की वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नाउ इट इज क्लियर। जिसको हम लोग जेड से, जो जेड निकल गया है ना, जेड, यही जेड, ये देखो जेड दिख रहा है कांस्टेंट, यही जेड आपका स्लोप होगा। और एम इक्वल टू हम लोग टेन थीटा भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दे रखी है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट समझ में आया सभी को, ग्राफिकल क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, और इसको हम लोग बिल्कुल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं इसी के ऊपर, ध्यान दो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट of an element is 10 पे पावर है बच्चों -3, देन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, देन इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है नीट का, ध्यान दो बेटा, ठीक है। प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपकी नीट का है, ठीक है, मेडिकल एग्जाम का है। क्या इसका आंसर होगा भाई, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फ्राडे फर्स्ट लॉ पे डिपेंड है। क्या बोला गया है कि भाई कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसने बोली है, जहां पे उसने बोला कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब क्या है वो जेड, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, उसका दे रखा है 10 की पावर -3, देन इक्विवेलेंट वेट। अभी तो मैं आपको लॉज करा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है, जब लॉज आपके सामने नहीं होंगे, जब एग्जाम देने बैठोगे तो ध्यान देना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब जेड होता है, अब ये पढ़ा था हम लोगों ने जेड, तो ध्यान आएगा फ्राइडे फर्स्ट लॉ में जेड को हमने अप्लाई किया था। तो इस बेटा सॉल्यूशन लेते हैं, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई 96500, जहां पे आपका ई निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल, तो z इंटू 96500, जेड की वैल्यू बच्चों कितनी है 10 की पावर -3 इंटू 96500, इसको आप यहां से सॉल्व कर लो तो ई की वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी 96.5 के अराउंड। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आई, देखो कितना छोटा सा न्यूमेरिकल था, कितना बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट, सभी को समझ में आया, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। यस, नाउ इट इज क्लियर, परफेक्ट सभी को। यस, अब एक
अब एक पॉइंट छोटा सा ये है कि जो 96500 वैल्यू है वो किसकी निकल के आती है, ठीक है, वो वैल्यू आपको कैसे निकलती है। तो देखो बच्चों, जो हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की, क्वालिटेटिव एनालिसिस की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे हम इस 1 फैराडे को डिफाइन करते हैं। तो जैसे अगर मैं पूछूं कि 1 इलेक्ट्रॉन का बेटा कितना होता है, चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये सभी को पता है। तो जो 1 फैराडे बच्चों होता है वो 1 मोल किसका होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ठीक है, 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 96500 कूलम, इसके नियर अबाउट निकल के आती है, ठीक है, कूलम में। तो मुझे बताओ 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है सर, इतना होता है। तो 1 मोल पे कितना होगा, तो वो आप एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, आप 6.022 करके सॉल्व कर सकते हो। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, इसको हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है 96487 कूलम के अराउंड। इसको हम राउंड ऑफ करते हैं और 96500 सॉल्व करने में थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी होती है, इसलिए हम इस वैल्यू को फॉलो करते हैं। ये बात सभी को समझ में आ गई कि किस तरीके से निकल गया, नाउ इट इज क्लियर। किस बच्चों, सारे पॉइंट समझाऊंगा, टेंशन मत लो। यस, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मैंने बोला था कि m इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। अगर बच्चों मैं जेड को डिफाइन करना चाहूं, जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, मैं जेड को डिफाइन करना चाहूं तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, भाई ये जो मास है वो 1 ग्राम कर दो, भाई देखो मास को मैं 1 ग्राम कर दूं, क्यू जो है वो भी यूनिटी कर दो, यूनिटी का मतलब 1 कूलम कर दें, तो भाई आपका जो जेड है वो निकल के आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे बोलूं, इसको मैं यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड when 1 coulomb charge, this is 1 coulomb charge, when 1 coulomb charge is passed through the electrolytic cell, जहां पे मास डिपॉजिट आपका 1 ग्राम होना चाहिए। अगर आप 1 कूलम चार्ज की सप्लाई करते हो, सीधा हिंदी में समझ लो कि 1 कूलम चार्ज जब सप्लाई करोगे तो अगर बच्चों 1 ग्राम आपका मास डिपॉजिट होगा कैथोड या एनोड के ऊपर, तो उस केस में आपका जो जेड होगा उसकी वैल्यू यूनिटी निकल के आएगी। तो इस तरीके से हम लोग जेड को बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये बात सभी को समझ भाई। अब बात करते हैं हम लोग फैराडे सेकंड लॉ। न्यूमेरिकल्स बच्चों अच्छे बनते हैं फैराडे सेकंड लॉ के, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फैराडे सेकंड लॉ। तो फैराडे सेकंड लॉ बच्चों देखो किसके ऊपर अप्लाई होता है, जब बेटा आपकी एक से अधिक, मैं लिखूं यहाँ पे मोर देन 1, एक से अधिक, जब बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में अरेंज की जाए, ठीक है बच्चों, सीरीज में, आपने सीरीज जो पैरेलल अरेंजमेंट पढ़ा होगा, ठीक है, जितनी भी आपके फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रो आपके उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे आपके जो आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स आते हैं, डिफरेंट टाइप की थ्योरम से वो सॉल्व होते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं कि आप किसी भी जो डायग्राम्स होता है जिसमें आपके रेजिस्टेंस लगे होते हैं सीरीज में पैरेलल में डिफरेंट और लॉजिक से, उनको डिफरेंट डिफरेंट अलग थ्योरम के थ्रू उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। हाँ, कॉमन सब्जेक्ट होता है, वहां पे कुछ नई थ्योरम्स भी बताई जाती हैं। चलो बच्चों, आपको पढ़ने को मिलेगा जरूर बाद में। तो देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री को लेकर। तो फ्राइडे सेकंड लॉ बच्चों, सेकंड लॉ बेटा जो अप्लाई होगा, पहले ध्यान दो कि एक से अधिक आपकी अगर सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर सीरीज में अरेंज होंगी, सीरीज में कनेक्ट होंगी, तो ही बच्चों हम लोग फैराडे सेकंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर? तो मैं इसको स्टेट करता हूं, यस, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज is passed through two different electrolytic cell, ठीक है, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। और सेल आपकी बेटा होनी चाहिए, सीरीज में होनी चाहिए कनेक्ट, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड या डिपोजिट at electrode will be
will be directly proportional to, किसको बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो ध्यान दो बेटा, अभी मैथमेटिकली मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने बोला कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सॉल्यूशन, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड will be deposit to their directly proportional to their equivalent weight। इसका बेसिक मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक अगर आपकी सेल कनेक्ट, एक या एक से अधिक आपकी सेल अगर कनेक्ट है, तो वो सेल कनेक्ट कैसे होंगी, तो उसको भी थोड़ा सा हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मान के चलो बच्चों, एक ये सेल है, सेकेंड सेल ये है, तीसरी सेल ये है, ये तीन सेल मैंने यहाँ पे बना दी है ना, सीरीज में अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से सेल लगा दिया है, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और नीचे अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया है, सॉल्यूशन को फिल कर दिया है। ठीक है, तीनों सेलों को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। ध्यान दो बेटा, तो हम क्या करते हैं कि भाई इसके साथ यहाँ से नेगेटिव प्लेट को लाया, इससे कनेक्ट कर दिया, देन इस पार्ट को मैं इससे कनेक्ट करूंगा। भाई सीरीज का कनेक्शन आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके साथ में इसको कनेक्ट कर देता हूँ, और ये वाला सेक्शन आएगा, उसको भी यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। देख लो भाई, सीरीज का कनेक्शन आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये बेसिकली आपके, ये आपकी फर्स्ट सेल है, ये आपकी सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये आपकी थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तीनों सेल को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आ गया? तो मैंने क्या बोला था, मैंने तो सिंपल ये बोला था कि भाई सब जो आपका यहाँ से इक्विवेलेंट वेट होगा, ठीक है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी मास आपका डिपॉजिट होगा। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? W जो है वो वेट बोलो, मास बोलो, बात एक ही, आप उसको M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E कर लो। E का मतलब इक्विवेलेंट वेट होता है। तो W डिवाइड बाई E क्या हो जाएगा, मैं बेटा यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको कांस्टेंट, W डिवाइड बाई E इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हर एक सेल के लिए डिफाइन करना पड़ेगा। फर्स्ट सेल के लिए जो सीरीज में रहते हैं, फर्स्ट सेल के लिए क्या होगा, सेकंड सेल के लिए क्या होगा। जैसे जैसे बच्चों में मालूम, अगर आपकी ये फर्स्ट सेल है जिसका इलेक्ट्रोड मैंने ए किया है टर्म, इसको मैंने बी नाम दिया है इलेक्ट्रोड को, इसको मैंने सी बोला है, इसको डी, नेक्स्ट इज ई, इस तरीके से ये इसका एफ नाम है। ठीक है, मैं इलेक्ट्रोड का नाम भी लिख के दे दिया। तो मुझे बताओ क्या होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रोड की बात करें तो डब्ल्यू ए डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट फॉर ए is equal to WB divided by equivalent weight for B electrode is equal to WC divided by equivalent weight for C electrode and so on। आपके DEF उसको भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो ये रिलेशन आपको समझ में आ रहा है? ये रिलेशन बच्चों हम लोगों ने यहीं से निकाला है। नाउ इट इज क्लियर। हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं फैराडे सेकंड लॉ। तो फैराडे सेकंड लॉ बहुत क्लियर है। देखो क्या करना है, सीरीज में अरेंज होनी चाहिए। आप जो चार्ज को सप्लाई कर रहे हो, तो जो भी मास आपका डिपॉजिट होगा, मतलब देखो ध्यान से देखो भाई, सेल तो एक ही लगाई अपन ने, उसको मैंने सप्लाई किया चार्ज को, और सेल्स जो आपकी सीरीज में, आपकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो सीरीज में अरेंज है एक से अधिक। एक ही होगी तो फैराडे फर्स्ट लॉ, एक से अधिक सीरीज में होना चाहिए, तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेटर बनेगा। पैरेलल वाले केस में आंसर नहीं बनता है, पैरेलल वाले क्वेश्चन आते नहीं यहाँ पे। ठीक है, सीरीज में अरेंज होनी चाहिए। तो उस केस में जो चार्ज सप्लाई किया वो चार्ज होगा डायरेक्टली। अब वहां से क्या होगा कि भाई चार्ज के अकॉर्डिंग मास कितना डिपॉजिट हो, तो वो जो मास आपका डिफाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो इसलिए मैंने W डिवाइड बाई E को डिफाइन किया इक्वल टू कांस्टेंट। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोड, सेकंड इलेक्ट्रोड एंड थर्ड इलेक्ट्रोड एंड 4 5 6 जितने इलेक्ट्रोड्स होंगे उनको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। क्या समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, मुझे क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना है। तो हेडिंग लेते हैं बेटा, फॉर न्यूमेरिकल्स। फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें क्या करना है भाई? न्यूमेरिकल्स के लिए तो कुछ रटने की जरूरत है ही नहीं। आपको मैं कम से कम 10 to 15 जो आपके फॉर्मूले हैं उसको मैं एक साथ बताने वाला हूं और समझ में आएगा। तो देखो बच्चों क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैराडे, ये मूवी का हीरो है। ठीक है, और इसी से ही बच्चों सब कुछ निकाला जाएगा। ग्राम इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैराडे, सब कुछ इसी से निकालना है। देखना मैं किस तरीके से बताता हूँ। ग्राम इक्विवेलेंट के बेसिकली बच्चों कितने होते हैं, 4 फार्मूले। कितने होते हैं? 4। पहला जो फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट का, ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। सेकेंड फार्मूला होता है मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर। एंड थर्ड फार्मूला जो होता है वो होता है बेटा नॉर्मलिटी इनटू बीएमएल डिवाइड बाई 1000। और चौथा फार्मूला होता है बेटा आपका फोर्थ, एन इंटू वीएल, वॉल्यूम इन लीटर। ये 4 फार्मूले आपको बिल्कुल सही से याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है।
न्यूमेरिकल में बहुत सारी कराने वाला। इक्वल टू लिखो, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है। अब देखो, या इक्वल टू नहीं भी लिखो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे तो रिलेट करना है एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले से, ठीक है, ध्यान दो। अब आते हैं बच्चों फ्राइडे की तरफ। तो फ्राइडे के बच्चों कौन कौन से फॉर्मूले हैं? फ्राइडे के दो ही फॉर्मूला है, एक होता है बेटा Q डिवाइड बाई 96500, फर्स्ट फॉर्मूला, एंड सेकेंड फॉर्मूला होता है बेटा Q की जगह लिख सकते हो I इंटू टी डिवाइड बाई 96500। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने मुझे न्यूमेरिकल्स भेजे हैं फ्राइडे सेकंड लॉ पे इसी के ऊपर, और देखो कितना आराम से मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, ध्यान दो बच्चों। अब सुनना ध्यान से, अगर क्वेश्चन के अंदर ग्राम दे रखा है, चार्ज के बारे में पूछा गया है, या ग्राम या चार्ज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, कोई एक चीज पूछी गई है, तो बेटा क्या करना है, इसके साथ इसको रिलेट करो, सीधा आंसर बनेगा। अभी कराएंगे हम लोग। अगर क्वेश्चन में ग्राम दे रखा है, करंट और टाइम के बारे में बात करी गई है, तो आप इसके साथ इसको रिलेट करो। देखो पेयर बना रहा हूं मैं, यहीं से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से। अगर क्वेश्चन के अंदर बच्चों मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, चार्ज निकालने को बोल रहा है, तो क्या करना होगा, तो इसके साथ इसको रिलेट करो, सिंपल सा है। अगर क्वेश्चन में मोल्स गिवन है, करंट और टाइम के बारे में बोलेगा, तो इसके साथ इसको रिलेट करो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। तीसरा बेटा, अगर क्वेश्चन में नॉर्मलिटी गिवन है, वॉल्यूम इन ml कुछ बात दे रखी है, या मोलरिटी गिवन है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर होता है कन्वर्जन, ठीक है। तो नॉर्मलिटी गिवन है, मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम इन ml गिवन है, तो चार्ज के बारे में बात की जाए तो बेटा इसके साथ इसको रिलेट कर सकते हो। बात समझो ध्यान से। अगर क्वेश्चन में करंट और टाइम के बारे में है, तो इसका इसको रिलेट कर लो। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम इन लीटर दे रखा है और चार्ज के बारे में बात की गई है, तो इस फोर्थ के साथ डी के साथ आप फर्स्ट को रिलेट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको करंट और टाइम के बारे में गिवन है, नॉर्मलिटी वॉल्यूम इन लीटर है, तो इस डी के साथ आप किसको रिलेट कर सकते हो, इस सेकंड को रिलेट कर सकते हो। तो मुझे बताओ बेसिकली आप कितने सारे फॉर्मूले बने हैं भाई साहब, ऊपर पेयर एक बन जाएगा, है ना, इस दो के साथ पहले का पेयर, दो फॉर्मूले फिर से, तो टोटल मिला के आपके यहाँ पे 8 आपके बनने वाले हैं। और हर एक फॉर्मूले को अलग ढंग से लिखोगे ना तो याद करने में बहुत दिक्कत होने वाली है, इसलिए हम इसको अलग अलग तरीके से लिख लेते हैं। बिल्कुल लिखने की जरूरत खास नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से याद हो जाएगा। क्यू बच्चों क्या है, वो कूलॉम, ध्यान देना। आई यहाँ पे क्या करंट, वो आपको एम्पियर, टी आपका यहाँ पे सेकेंड, बाकी तो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाएगी। क्या यहाँ तक बात सभी को समझ में आई, बताइए बच्चों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ? किसी बच्चों कोई डाउट? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यूनिक कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है, अलग अलग फॉर्मूले से बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अलग तरीके से, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, ध्यान दो कि भाई अगर न्यूमेरिकल के अंदर अगर कहीं लिखा हो गैसेस के बारे में, न्यूमेरिकल में कहीं बेटा लिखा हो एसटीपी के बारे में, न्यूमेरिकल में कहीं लिखा हो एनटीपी के बारे में, तो आंख बंद करके क्या लगाना है, मोल्स के लिए फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये सब यूज करना पड़ेगा अभी। मोल्स इक्वल टू Bl डिवाइड बाई 22.4 को लगाना होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखो, ये बच्चों यहाँ पे बीच में पॉइंट है, दिस इज नॉट वन, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है। अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लीटर भी पूछ सकता है, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स इंटू 22.4, बिल्कुल सही। अगर क्वेश्चन में ये लाइन, अगर क्वेश्चन में ये वाली लाइन दे रखी है, तो आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे और मैं कराऊंगा भी, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल में अगर बच्चों करंट, देखो ये छोटे छोटे टर्म दिए जाते हैं जिससे आपको गलती कराती है, तो ये गलती से नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर बेटा करंट एफिशिएंसी दे रखी है, क्या करंट एफिशिएंसी बहुत बार लिखी होती है, बच्चे समझते नहीं है, उसको करंट मान लेते हैं। करंट एफिशिएंसी का मतलब बेटा ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में करंट एफिशिएंसी के बिन हो या क्वेश्चन के अंदर चार्ज एफिशिएंसी के बिन हो, तो उन दोनों का मतलब एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। करंट एफिशिएंसी को चार्ज एफिशिएंसी मान लेना, या चार्ज एफिशिएंसी को करंट एफिशिएंसी मान के हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बच्चों बात करते हैं टोटल न्यूमेरिकल्स। देखो सारे के सारे न्यूमेरिकल ना, यहाँ पे एक मैं आपको जादू की झप्पी दे रहा हूँ, एक ट्रिक दे रहा हूँ छोटी सी, ठीक है, और आपको सबको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा टोटल न्यूमेरिकल्स, और टोटल न्यूमेरिकल से ही पूरी की पूरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं। इसमें बच्चों बेसिकली 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और तीनों टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं आपको अलग ढंग से बताता हूँ, ठीक है। पहले टाइप का बनता है कि अगर क्वेश्चन में करंट गिवन है, चार्ज गिवन है, टाइम गिवन है, तो आंख बंद करके लिख लो करंट, टाइम और चार्ज। लगाना क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू फैराडे। क्या हम लोगों ने पढ़ा अभी? हाँ बिल्कुल पढ़ा। चलो वही लगाना है पूरा का पूरा, बिल्कुल सिंपल सा। अगर क्वेश्चन के अंदर
अगर क्वेश्चन के अंदर बेटा इंडिविजुअल एलिमेंट के बारे में बात की जाए, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ बात करी जाए कॉपर की, या किसी और अदर एलिमेंट के साथ बात की जाए, या 10 अदर एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट की कंपेरिजन की जाए, तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा लगाना है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। भाई जिसके बारे में बात की जाएगी उसी को लेना है ग्राम इक्विवेलेंट के साथ, जिसके बारे में बात नहीं की जाए उसको टच भी नहीं करना, टच कर दिया तो गलती हो जाएगी, ठीक है। यस, डोंट टच मी, ऐसा है ना। अगर बच्चों बात करते हैं लास्ट पॉइंट तीसरा, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, अगर लिखा होगा स्टेटमेंट लिखा होता है कि भाई कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है, तो उस केस में सॉल्व कैसे करना है। तो देखो बच्चों छोटी सी हिंट है यहाँ पे, क्या कि अगर क्वेश्चन बोला कि भाई कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो उस केस में सबसे पहले आपको पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन को लिखना होगा। वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं होनी चाहिए, बात चलेगी, बिकॉज ये है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रिएक्शन को लिखना तो पड़ेगा एटलीस्ट, रिएक्टेंट साइड में ये है सर, और प्रोडक्ट के साइड में इसी चीज का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन पूरी लिखने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स को या क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व बच्चों कैसे करेंगे, वही ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस, जिस इसके बारे में पूछेगा उसी को रिलेट करना है। तो बेसिकली ये 3 आपकी यहाँ पे ट्रिक्स हैं, और इन्हीं ट्रिक्स के बेस पे पूरी के पूरी न्यूमेरिकल्स आपके खत्म हो जाएंगे। क्या यहाँ तक बात सभी को समझ में आई, सभी को क्लियर हो गया? एक बार रिस्पॉन्स करिए बच्चों, स्टार्ट हुआ है। चलो, तो देखो बहुत सारे हमारे नए बच्चे जुड़े हैं जिनको इक्विवेलेंट वेट निकालना नहीं आता, ठीक है, तो इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो बोलेंगे सर ये स्टेप आप कूद गए हो, इक्विवेलेंट वेट के बारे में प्रॉमिस की थी तो बताया नहीं आपने। चलो वो भी बता देता हूँ। देखो अगर बच्चों क्वेश्चन में Cl माइनस से अगर Cl2 के बारे में जिक्र किया गया है, आपको बताना होगा कि यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बच्चों यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पे कितना है 0, तो चेंज बच्चों कितने का है 1 का चेंज, अरे भाई 1 का चेंज है कि नहीं। और क्वेश्चन के अंदर अगर बच्चों पूछा गया है क्लोरीन के बारे में कि इक्विवेलेंट वेट निकालो किसका, क्लोरीन का, Cl2 का, तो बच्चों क्या होगा, इस Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर होगा बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स है डायटोमिक, सो 71 हो जाएगा, अरे 35.5 होता है ना एक का। और नीचे बच्चों क्या होगा, चेंज, देखो चेंज कितने का है, 1 का चेंज है, बट यहाँ क्लोरीन बच्चों कितने हैं, 2 क्लोरीन है, तो 1 into 2 हो जाएगा, तो टोटल चेंज कितने का, 2 का, तो नीचे आपका 2 बैलेंस फैक्टर आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसी इक्विवेलेंट वेट को यूज करना पड़ेगा, बिकॉज जब मैं ग्राम इक्विवेलेंट लिखूंगा ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, तो ये इक्विवेलेंट वेट आपको यहाँ से निकालना आना चाहिए, अदरवाइज तो गलती यही हो जाएगी, पहली गलती। तो गलती को सही कर देते हैं अपन। अगर H प्लस से H2 के बारे में बोला है तो निकालो बच्चों इक्विवेलेंट वेट फॉर H2 कितना होगा, बहुत आसान है, कितना देखो बेटा +1 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे कितना है 0, चेंज कितने का है 1 का चेंज है। और बेटा पूछा है कि इक्विवेलेंट वेट फॉर H2, बताओ जल्दी से कितना होगा, व्हाट इज आंसर, अरे भाई टोटल मास H2 का मॉलिक्यूलर मास ऊपर 2 डिवाइड बाई, भाई एक के लिए चेंज 1 का, 2 के लिए आपके 2 का, 2 से 2 कैंसिल, 1 इज द आंसर। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए आपको 1 लिखना होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा OH माइनस को O2 में, बाई इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, तो आपको ये सब दिखाई देगा कि OH माइनस अब O2 में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो वहाँ पे बच्चे पहली गलती तो यही कर सकते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट फॉर O2 कितना आएगा, इक्विवेलेंट वेट फॉर O2 जल्दी से बताओ, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ बच्चों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना -2 होता है, आपको बहुत पता है। यहाँ पे बच्चों कितना है 0, चेंज कितने का है 2 का चेंज है, बट ऑक्सीजन बच्चों कितने यहाँ पे है 2 है, 2 जा 4 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे कितना होगा 32, 16 into 2 ऑक्सीजन के लिए 32 मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई नीचे कितना होगा 4, इसको कैंसिल तो कर दो सर जरा, तो 8 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसे बोला गया है कि बच्चों O-2 से O2 में चेंज हुआ, तो इस केस में O2 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो ये भी आसान है। चार्ज कितना है -2 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे कितना है 0, चेंज कितने का हुआ है 2 का चेंज, ऑक्सीजन बच्चों कितने हैं जल्दी से बताओ 4, भाई 2 ऑक्सीजन है, 2 जा 4 हो जाएगा चेंज, तो ऊपर कितना होगा इक्विवेलेंट वेट फॉर O2, दिस O2 इज इक्वल टू कितना होगा 32 डिवाइड बाई 4, तो इसका भी आंसर आपका 8 ही निकल के आएगा। क्या बात समझ में आ रही है, मैं सब कुछ करके दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन के अंदर बच्चों बोला गया है कि कॉपर +2 से कॉपर में डिपोजिशन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट फॉर कॉपर कितना होता है, तो भाई आपको देखो यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पे कितना है 0, 0 +2 से 0 मतलब 2 का चेंज है, कॉपर तो यहाँ पे एक ही है, तो कॉपर का बेटा एटॉमिक मास कितना होता है वेट, तो 63.5 समथिंग होता है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2,
ये इसका आंसर, कॉपर यूज किया था इसलिए सीधा याद रखो 63.5 डिवाइड बाई 2, बिल्कुल आपको यही फॉलो करना होगा। इसके बाद अगर बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि Al+3 से एल्यूमिनियम में चेंज हुआ है, भाई आप लोग न्यूमेरिकल सीधे करते हो, न्यूमेरिकल सीधे करने से क्या होता है कि आपको चीजें समझ नहीं आती, पहले हर एक छोटे छोटे पार्ट को तोड़ के पढ़ लो, है ना। जब न्यूमेरिकल के छोटे छोटे पार्ट जो यूज किया है न्यूमेरिकल के अंदर लैंग्वेज में, उसको पहले पढ़ लो, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कितना आसान होगा, वही मैं करा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा जल्दी से बताऊँ, इस एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। यहाँ पे तो सर दिख रहा है मुझे +3, यहाँ पे कितना है 0, चेंज कितने का है 3 का चेंज है, तो भाई इक्विवेलेंट वेट फॉर दिस एल्यूमिनियम कितना होगा, भाई एल्यूमिनियम का कितना होता है 27 एटॉमिक मास, भाई एक एल्यूमिनियम है, चेंज कितने का है जल्दी बताओ, चेंज कितने का है बेटा 3 का चेंज, बस 3 नीचे आ जाएगा, हो गया आंसर। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि सिल्वर +1 से सिल्वर में चेंज हुआ, सिल्वर +1 से सिल्वर में चेंज हुआ, तो इस सिल्वर का आपका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तो देखो बच्चों बहुत इजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, 108 एटॉमिक मास डिवाइड बाई 1, 1 चेंज होगा ना, यहाँ +1 है यहाँ पे 0 है, ओनली 1 का चेंज। अगर मैं यहाँ से आपको पूछूं कि सोडियम प्लस से सोडियम में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, डिपोजिशन क्या थोड़ पे होगा, तो बताओ बेटा इस सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। यहाँ पे तो आपका +1 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे 0 है तो 1 का चेंज हुआ। सोडियम की बच्चों बात करें 23 डिवाइड बाई कितना चेंज है 1 का चेंज, एक सोडियम है तो नीचे आपका 23 डिवाइड बाई 1। ये बात समझ में आ गई, ये सब फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों हम अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैंने दिया है MnO4- से कन्वर्ट करके MnO2 के अंदर, ये भी अगर न्यूमेरिकल में आता है तो कैसे करना होगा, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये रिएक्शन। तो बच्चों आपको यहाँ पे इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो कैसे निकाला जाए जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ पे कितना आएगा सर, यहाँ पे +7 आएगा, निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे कितना आएगा +4 आएगा, चेंज कितने का है 3 का चेंज है, Mn यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूलर वेट जल्दी से निकालो बच्चों, Mn का कितना होता है एटॉमिक मास 55 होता है, ऑक्सीजन का बच्चों 32 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है 16 × 2, ये हो गया आपका, ऐड करोगे तो 87 हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका 3 हो जाएगा, दिस इज द आंसर। सीधा आपको फॉलो करना है, मैं पहले लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको डायरेक्ट यूज करने होंगे। यहाँ तक क्लियर सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं। यस एक और इंपॉर्टेंट है, छोटा सा इंपॉर्टेंट है बस, उसके बाद न्यूमेरिकल ही आने वाले हैं। आप जरा निकाल के दिखाओ मुझे C6H5NO2 इसका कन्वर्जन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है, C6H5NO2 से कन्वर्जन आपका C6H5NH2 के अंदर, ठीक है। यस ये आपको यहाँ पे दिया गया है, आपसे पूछा गया कि भाई इसका निकालो इक्विवेलेंट वेट, इसका निकालो इक्विवेलेंट वेट, निकालो जल्दी से, निकालो जल्दी से, मैं वेट करता हूँ इसका, ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी से, एक एक ही क्वेश्चन दिया है आपको, जल्दी से बताओ। 123 डिवाइड बाई 6, बिल्कुल सही आंसर है संदेश का, मैं तो खुश हो गया, बिल्कुल सही है। तो देखो बच्चों बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे ये क्या होगा माइनस, यहाँ पे ये वाला सेक्शन पॉजिटिव, यहाँ पे ये क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पे ये होगा माइनस। तो भाई पॉजिटिव वाले के साथ तो कोई चेंज होगा नहीं, तो उसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, आसान तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, पूरा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लंबी इक्वेशन बनाएंगे गलती हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों निकालो सीधा सीधा आप NO2-1 को, यहाँ से निकाल लो आप सीधे के सीधे NH2-1 को, जरा ऑक्सीडेशन में करो नाइट्रोजन की दोनों जगह, यहाँ पे कितना होगा x -2 × 2 -4 हो जाएगा, x -4 = -1, तो x की वैल्यू बच्चों आ गई +3। अब इतना तो करना आता होगा, हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। यहाँ बताओ बच्चों कितना आएगा, x आपका +2 = -1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, तो यहाँ पे x = -3। भाई चेंज कितने का है, देखो चेंज बच्चों कितने का है, 6 का चेंज आएगा, आप देख लो 6 का चेंज आ गया। तो भाई सीधा सीधा क्या है, इसके बारे में पूछा है इक्विवेलेंट वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट आप तो निकाल सकते हो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ से सीधा इसका आपका जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो कितना आता है, कितना आता है बेटा 123 डिवाइड बाई चेंज कितने का है 6 का, नाइट्रोजन आपका एक ही है, डिवाइड बाई 6, ये इसका आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आ गया, क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, इफ 20 मिली एम्पियर, जो मैंने बताया उसी सॉल्व करना, इफ 20 मिली एम्पियर current is passed for 2 hours, है ना 2 घंटे के लिए, for 2 hours, then calculate the charge supply, ठीक है, इन कूलॉम, ठीक है, कूलॉम के अंदर इसकी चार्ज सप्लाई आपको निकाल ले। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन है बच्चों कि इफ 20 मिली एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए,
देन कैलकुलेट दी चार्ज सप्लाई। तो बेटा कूलम कितना आसान है, मैंने अभी जस्ट बोला था बेटा न्यूमेरिकल 3 टाइप के थे। पहला न्यूमेरिकल क्या था कि जब क्वेश्चन में गिवन हो करंट के बारे में, टाइम के बारे में, चार्ज के बारे में, तो क्या लगाना है, ग्राम इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाओ जल्दी से, कितना आंसर आएगा। यस कोशिश करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। यस आया आंसर, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कहीं मास के बारे में पूछा ही नहीं गया है, टाइम दिया है, करंट दिया है, करंट और टाइम चार्ज पूछा है, तो बचपन से पढ़ते हैं Q इक्वल टू I इंटू टी। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि सर ग्राम इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूला लगाने कहाँ बैठे हैं तो कुछ मिल ही रहा है। जब ग्राम नहीं मिल रहा है तो Q इक्वल टू I इंटू टी तो पता है बचपन से, तो Q इक्वल टू I कितना है 20 मिली एम्पियर, एम्पियर में कन्वर्ट कर दो तो 20 इंटू 10 की पावर -3 इंटू, बेटा यहाँ पे घंटे 2 घंटे हैं, 2 घंटों को सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 2 इंटू 60 इंटू 60, ये सभी करना आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता होगा। तो भाई इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 144 और 000 करके, बाकी आपको जो करना है वो 10 की पावर -3 करके आप डिफाइन कर सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बताइए सभी लोग। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तैयार हो सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, जैसे केबीसी में आता है वही। तो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ध्यान से करना है, ठीक है। कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड लगेगा, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइज्ड इफ 2 एम्पियर करंट इज पास्ड 2 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर कितने घंटे के लिए, मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए कर लेते हैं, 20 मिनट। देन कैलकुलेट द ग्राम क्वांटिटी, कैलकुलेट द ग्राम क्वांटिटी ऑफ कॉपर डिपोजिट एट कैथोड, ये भी उसने दे रखा है, डिपोजिट एट कैथोड, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क। मैं क्वेश्चन को फिर से रीड करता हूं, आप ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन है बच्चों, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है, वो इलेक्ट्रोलाइज्ड हो रहा है इफ 2 एम्पियर करंट आपका सप्लाई किया गया है, कितने मिनट के लिए, 20 मिनट्स के लिए, और कैलकुलेट करना है ग्राम क्वांटिटी कॉपर की कितनी डिपोजिट होगी कैथोड के ऊपर। करो सॉल्व। देखो देखो भाई सभी लोग, बिल्कुल सिंपल सा है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, करंट दिया है, हमें क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला गया है, 20 मिनट टाइम दे रखा है, उसने ग्राम पूछा है। तो बच्चों आपको याद है ना पहला वाला तरीका, मैंने बोला था कि ग्राम इक्विवेलेंट किसका, कॉपर का, इज इक्वल टू फैराडे, मैंने बिल्कुल बोला था ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैराडे, भाई लगा दो सीधा, कुछ एक्स्ट्रा मत सोचो कि उसके मोल्स बदलो, उसको ग्राम करो, उसको क्या करो, पता नहीं मुझे, सिंपल तरीके से करो, ग्राम इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैराडे, बस। बेटा बताओ ग्राम इक्विवेलेंट के 4 फार्मूले थे, चारों में से कौन सा फार्मूला, पहला था ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट, दूसरा था मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर, तीसरा था नॉर्मलिटी इनटू बीएमएल डिवाइड बाय 1000, लास्ट था आपका वॉल्यूम इनटू बीएल। 4 ही फार्मूले थे। फ्राइडे के बच्चों 2 थे, Q डिवाइड बाय 96500, सेकंड था I इंटू T डिवाइड बाय 96500। तो बच्चों कौन सा लगाना है मेरे को जल्दी बताओ, कौन सा लगाना है भाई, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में मेरे को ग्राम पूछा गया है कि भाई ग्राम निकालना है सर, तो ग्राम इक्विवेलेंट कौन सा फॉर्मूला, ग्राम वाला कौन सा, पहला वाला, तो ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। देखो इज इक्वल टू फ्राइडे पे आ जाओ, भाई फ्राइडे में क्या है, चार्ज के बारे में तो बोले ही नहीं है उसने, 2 फॉर्मूले होते हैं, करंट के बारे में बोला है, टाइम के बारे में बोला है, तो आपको पता है कि I इंटू टी डिवाइड बाई 96500, ये छोटा सा बच्चा कर सकता है, 2 साल का छोटा बच्चा है ना, वो भी कर सकता है इस न्यूमेरिकल को, सीरियसली इस तरीके से बताया मैंने। तो बेटा ग्राम पूछा गया, ग्राम की वैल्यू कितनी है, x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट वेट, हाँ तो देने दो ना, अरे इलेक्ट्रोलाइज दे रखा है, काय कंफ्यूजन हो रहे हो भाई, उसने कंप्लीट थोड़ी नहीं बोला, उसने कंप्लीट बोला है क्या, नहीं ना, उसने क्या दे रखा है, करंट एम्पियर सब दे रखा है, सीधा लगाओ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू फैराडे, उससे मतलब इलेक्ट्रोलाइज तो बोलेगा ना, इलेक्ट्रोलाइज नहीं बोलेगा तो फिर कैसे ग्राम इक्विवेलेंट फॉलो किया जाएगा, कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेगा तभी, तब वो फॉलो करना है रिएक्शन वाला, ठीक है। तो x डिवाइड बाई 63.5 डिवाइड बाई 2, अभी निकाला था हम लोगों ने कॉपर को लेके, हो गया इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू I कितना है 2 एम्पियर, बिल्कुल सही, t कितना है 20 मिनट मतलब सेकंड में, इंटू 60 कर दो,
डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा 96500। जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ। एक्स की वैल्यू निकालनी है, जल्दी बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यस, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ मुझे आंसर, भाई आंसर तो बता दो यार, फिर चलेंगे ना अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, अब देखो सॉल्व करना ध्यान से। क्वेश्चन में है कि इफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज्ड एट 965 कूलॉम, 965 कूलॉम, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है कूलॉम। फिर उसने बोला है कूलॉम चार्ज इज सप्लाइड if current efficiency is 60%, 60%, then in current efficiency is 60%, then बच्चों उसने यहाँ पे और भी डाटा है, then calculate the moles of chlorine gas, NaCl है, then calculate moles of Cl2 गैस, क्लोरीन गैस के मोल्स क्या होंगे। और इसने पूछा है एंड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस ऑन एनोड एट NTP, ठीक है, ये पूरा आपका न्यूमेरिकल है। मैं क्वेश्चन को फिर से रीड करता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बच्चों है if aqueous solution of NaCl is electrolyzed at 965 coulomb, charge is supplied। क्वेश्चन बोला कि इतना चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, NaCl के साथ। तो बोला कि इफ करंट एफिशिएंसी इज 60%, करंट एफिशिएंसी की वैल्यू 60% है, देन कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस कितना होगा, एंड बच्चों वॉल्यूम भी बताना है क्लोरीन गैस का एनोड पे कितना आपका वहां से रिलीज होगा। ये क्वेश्चन है, समझ में आया सभी को? चलो सॉल्व करो, छोटा सा। चलो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और चेक करना बेटा आप लोग कि किस किस का आंसर यहाँ पे मैच किया है, ठीक है, देखते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर बच्चों क्या करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, तीन टाइप के हमारी ट्रिक थी। पहली ट्रिक थी जब चार्ज हो, करंट हो, टाइम हो, बिल्कुल सही, ग्राम इक्विवेलेंट टू फैराडे, बिल्कुल सही। सर इसमें चार्ज दे रखा है, क्यू दे रखा है, बहुत सही। सर चार्ज दे रखा है ना, तो पहले वही फॉर्म लगाना पड़ेगा, क्या कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैराडे, बिल्कुल सही। सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं, क्वेश्चन में क्या कुछ और एक्स्ट्रा दे रखा है क्या, बताओ। कुछ नहीं कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड है, और उस केस के अंदर आपसे कुछ भी नहीं पूछा है, मोल्स पूछा है यार सीधा। तो मोल्स पूछा है, आपको पता है NaCl को अगर इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे तो Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा। बात समझ में आ रही है? उसने मोल्स पूछा है Cl का, है ना, तो हम ग्राम इक्विवेलेंट को बड़ा कौन सा फॉर्मूला लगाएं, वही मोल्स वाला। यस, तो मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर। नहीं तो ना फॉर्मूला अलग करके पढ़ोगे ना, कंफ्यूज बने रहोगे हमेशा, टीचर हमेशा कंफ्यूज करते रहेंगे। मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर। इधर बताओ क्वेश्चन में क्या है, चार्ज एफिशिएंसी दे रखी है और ऊपर कूलॉम भी में आपको चार्ज भी दे रखा है 965, तो Q डिवाइड बाई 96500, बस। मोल्स की वैल्यू पूछी गई है, मोल्स को x मान लो। बैलेंस फैक्टर निकालना आता है कि नहीं आता है सभी को? अरे बैलेंस फैक्टर Cl माइनस से Cl2 में भी पढ़ाया था, NaCl में Cl माइनस होगा, वो Cl2 में कन्वर्ट होगा। क्वेश्चन में हिंट भी दे रखी है, यहाँ पे कितना होता है 0, यहाँ पे कितना होता है जीरो, यहाँ पे कितना होगा -1, यहाँ पे कितना होगा 0, चेंज कितने का, 1 का चेंज, 2 क्लोरीन दो का चेंज, कितना बैलेंस फैक्टर 2। इसलिए मैंने पहले पढ़ाया था, यहाँ पे 1 लिख देंगे बहुत सारे बच्चे, हाँ इसलिए पहले बता दिया था मैंने। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, सिर्फ बैलेंस फैक्टर लिखना है, इक्विवेलेंट वेट नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ बैलेंस फैक्टर कितना 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू। अब आओ इधर चार्ज, तो चार्ज की बात करने जगह 965 कूलॉम दे रखा है। अब यहाँ से बताओ 60% करंट एफिशिएंसी है, तो करंट एफिशिएंसी बोलो, चार्ज एफिशिएंसी बोलो, बात एक ही, मैंने पहले ही बोला था कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। करंट एफिशिएंसी या चार्ज एफिशिएंसी बोलो, बात एक ही है, ये 60% है। इसका मतलब समझ में आता है क्या, जो चार्ज आपका 965 जो आपका प्रेजेंट कूलॉम, इसका 60% और इंटू 60 डिवाइड बाई 100, ये हो गया। अभी समझो क्या करंट एफिशिएंसी का मतलब समझ में आया, क्लियर। और नीचे होगा आपका 96500। अब कितने बच्चों को समझ में आया
भाई साहब एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकालो जल्दी से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू निकालनी है, यस जल्दी निकालो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, सिंपल सा। क्या निकालना है? मोल्स, तो मोल्स आ गया सीधा, मोल्स निकल के आ जाएगा। और मोल्स निकलने के बाद फिर क्या करना है भाई? वॉल्यूम निकालना है। तो एसटीपी एनटीपी बोला है, एनटीपी बोला है मैंने, एक न्यूमेरिकल होता है, पहले ही बताई थी कि न्यूमेरिकल में एनटीपी मिलेगा तो मोल्स इक्वल टू बीएल बाई 22.4। मोल्स आपके सामने आ जाएगा एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो क्या होता है? मोल्स इज इक्वल टू बीएल डिवाइड बाई 22.4। बीएल आपको निकालना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक्स पता चल जाएगा, बीएल की वैल्यू आ गई, फटाक से सॉल्व हो गया, कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं। चलो अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग टेक्स्ट करते रहो, मैं जरूर रीड करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड, मैं बोलता भी हूँ इसलिए आपको समझ। कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड इन कूलॉम, ठीक है, चार्ज रिक्वायर्ड इन कूलॉम फॉर डिपोजिशन ऑफ 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑन कैथोड, ऑन एनोड नहीं बोल सकता ना, कैथोड ही बोलेगा, बिकॉज मेटल है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे कैथोड पे ही जाएगी। एक क्वेश्चन ये है, सॉल्व करो इसको। सेकंड क्वेश्चन मैं देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड इन फैराडे, to convert 2 moles of peroxide H2O2 into O2, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, मैं रिपीट करता हूँ बेटा, ध्यान से एक बार देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन था कैलकुलेट दी चार्ज रिक्वायर्ड इन कूलॉम फॉर डिपोजिशन ऑफ 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑन कैथोड। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट दी चार्ज रिक्वायर्ड इन फैराडे टू कन्वर्ट 2 मोल्स ऑफ H2O2 into O2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन। इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट दी चार्ज रिक्वायर्ड, कैलकुलेट दी चार्ज रिक्वायर्ड इन कूलॉम फॉर द कन्वर्जन ऑफ 3 moles of K2Cr2O7 ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट into Cr+3 एंड क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ एक बार फिर से। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कैलकुलेट दी चार्ज रिक्वायर्ड इन कूलॉम फॉर द कन्वर्जन ऑफ 3 moles of K2Cr2O7 in Cr+3। ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, यस सॉल्व करो, आंसर। फर्स्ट वाला बिल्कुल आसान था मेरे हिसाब से, तो फर्स्ट वाले में कुछ था ही नहीं उसमें। आपको ग्राम इक्विवेलेंट तो दे ही रखा था, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, भाई ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैराडे होता है, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू पहले दे रखी है 0.01, तो 0.01 हो गया सीधा, ठीक है। 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, इज इक्वल टू चार्ज बच्चों कितना है वही तो पूछा गया है, तो Q डिवाइड बाई 96500, और Q आपको निकालना है। अब कोई कंफ्यूजन? सिंपल सा क्वेश्चन था, Q निकाल लो। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या था? H2 रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, H2O2 को O2 में कन्वर्ट कर रहा है, तो H2O2 जब O2 में जाएगा तो H2O2 के अंदर ऑक्सीजन कितना होता है? -1 ऑक्सीडेशन, बिल्कुल लीजिए पेरोक्साइड -1 में होगा, ठीक है। वो -1 से कन्वर्ट किस में होगा? O2, मतलब 0 में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब इसके 2 मोल्स दे रखे हैं, तो आप बैलेंस फैक्टर तो निकाल ही सकते हो। बाकी इसके अगर आपको मोल्स दे रखे तो बेटा कौन सा लगाना? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू फैराडे, मोल्स वाला फॉर्मूला, मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर इक्वल टू फैराडे। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है? यस। तो फिर वहां से क्या करना है? अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फैराडे पूछा गया है, तो मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर, मोल्स कितनी है? 2, बैलेंस फैक्टर कितना? 2, 4 इज द आंसर, 4 आंसर आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था। 4 आया होगा ना भाई, 2 तो मोल्स है, बैलेंस फैक्टर निकाला होगा आपने, बैलेंस फैक्टर कितना आया होगा? यस, 2 जब 4 आ जाएगा। थर्ड वाले का कितना होगा? थर्ड वाले में देखो क्या दे रखा है, चार्ज पूछा गया है, तो मोल्स इनटू ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू फैराडे। फैराडे में कौन सा फॉर्मूला होगा बेटा? चार्ज पूछा है तो Q डिवाइड बाय 96500 एक तरफ हो जाएगा, इस तरफ क्या होगा? मोल्स इनटू बैलेंस फैक्टर,
भाई क्यों निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 96500 मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आया? बताओ मुझे। अरे क्लियर हुआ बच्चों? अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सभी से। चलो